सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी वितान भाग 1 में संकलित राजस्थान की रजत बोधे जो अनुपम मिश्र द्वारा लिखित है इसको पढ़ेंगे। यह आइए सबसे पहले हम लेखक का जीवन परिचय देखते हैं। तो अनुपम मिश्र का जन्म सन 1948 ईस्वी में महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ था। ये पर्यावरण प्रेमी हैं तथा पर्यावरण संबंधी कई आंदोलनों से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे। इन्होंने लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का अभियान भी छेड़ा। ये 1977 ईस्वी में गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से संबंध रहे। इन्होंने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर कई पुस्तकें लिखी। पाठ का सारांश आइए देखते हैं कि यह रचना राजस्थान की जल समस्या का समाधान मात्र नहीं है, बल्कि यह जमीन की अतल गहराइयों में जीवन की पहचान है। कि यह रचना धीरे धीरे भाषा की ऐसी दुनिया में ले जाती है जो कविता नहीं है, कहानी नहीं है, पर पानी की हर आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति है। कि उनके पास अपने ऐसे कौशल होते हैं और उन कौशलों के बल पे जो एक चेलांजी वर्ग पाया जाता है, जो एक जाति पाई जाती है, कि उनमें दैवी कृपा विशेष रूप से कोई खोदने की दैवी कृपा निहित होती है और वो इस कार्य में बड़े पारंगत होते हैं। लेकिन लेखक देखता है कि इतने दुर्गम काम करने वाले बड़े कम लोग होते हैं। लेकिन वर्तमान की जो पीढ़ियां हैं धीरे धीरे, और राजस्थान में जल की बहुत किल्लतें होती हैं और यही जल निकासी का एक माध्यम है। पीने योग्य पानी निकालने में इनको पूर्ण योग्यता होती है। लेकिन जो वर्तमान की युवा पीढ़ियां हैं इनको मान सम्मान थोड़ा सा कम देने लगी हैं और धीरे धीरे इनका मन भी इस काम से उचटने लगा है। उचित पारिश्रमिक आदि नहीं मिल पाता है। पहले के लोग काफ़ी इनका सम्मान करते थे, लेकिन अब ऐसा देखने को मिलता है कि उचित इनका पारिश्रमिक आदि न मिल पाने के कारण इनकी जो वंशावली है, इनकी जो पीढ़ियां हैं, वह इस क्षेत्र में आने से कतरा रही हैं। अर्थात इसको वो अपना क्षेत्र नहीं चुन रही हैं, वो अभी नए नए क्षेत्रों में जाने लगी हैं। तो आइए सबसे पहले कि इस पार्ट को देखते हैं। राजस्थान की रजत बूंदे जो अनुपम मिश्र द्वारा रचित है। कहते हैं कि पसीने से तरबतर चेलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। लेखक कहता है चेलवांजी एक वर्ग होता है और जो कुएं की खुदाई व चिनाई करने वाले लोग होते हैं जिनको चेलवांजी कहा जाता है। तो कहता है कि पसीने से नीचे पैर से लेकर के सर तक पूरी तरह पसीने से तरबतर हुए हैं, भीगे हुए हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। कहते हैं कि मिट्टी में नीचे 30 से 35 हाथ की गहरी खुदाई, लगभग अगर कहें कि 35-40 फीट के नियर अबाउट वह नीचे धरती में जा चुके हैं। अब भीतर गर्मी बढ़ती है और जब हवा ऊपर से नहीं चलती है, जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो ऊपर का ऑक्सीजन हमें कम मिल पाता है और नीचे की जो धरती का तपन होता है, जो गर्म वाष्प होता है, वो हमारे शरीर को टच करने लगता है और उसमें वो काम करते हैं। बढ़ती ही जाएगी। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही सकरा है, अर्थात जो उसकी लंबाई चौड़ाई होती है वो गोलनुमा होता है और उसका कुएं का जो मुख होता है वो बहुत ही पतला होता है। उरुख मीन्स होता है कि
पंजे के बल या घुटने के बल मोड़ करके बैठने वाले व्यक्ति को उरुक कहा जाता है। तो कहते हैं उरुक बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। कहता है कि जो उरुक अर्थात अपने पंजे या घुटने के बल पर बैठ करके चेलवांजी वर्ग उसको खुनने का कार्य करता है और उसके एक हाथ पूरब एक हाथ पश्चिम अर्थात चारों दिशाओं में, एक हाथ उत्तर एक हाथ दक्षिण, चारों तरफ मिट्टी की दीवारें रहती हैं और वो इतने पतले सकरे में गड्ढे में उतना नीचे तक जाने का कार्य करता है। बहुत बड़ा रिस्क होता है, फिसलन आदि का डर रहता है, जान का खतरा रहता है, लेकिन उनको विशेष योग्यता होती है और वो इस काम को बड़ी आसानी से बड़े पारंगत तरीके से कर लेते हैं। इतनी सकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं संभव हो सकता है। कहते हैं कि इतने पतले जगह में वह नहीं इसको कूट सकते हैं अर्थात इसको खन सकते हैं। इसको खनने के लिए उनको क्या करना होगा कि खोदने में कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता है। खुदाई यहाँ बसौली से की जा रही है। बसौली यानी एक पतला सा हथियार होता है। बसौली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का होता है। ऐसा देखने को मिलता है कि उसका जो आगे वाला सिरा होता है, जो उनसे खनते हैं उनके आगे का जो सिरा होता है वो लोहे का होता है और बाकी जो लठ होता है वो लकड़ी का होता है। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। कहते हैं जब हम नीचे गहराई जब वहाँ नीचे जा रहे होते हैं तब एक चीज़ देखने को मिलती है कि कुएं की जो गहराई होती है अर्थात जो जमीन के नीचे खड़े लोग बीच बीच में जो गहराई के अंदर व्यक्ति रहता है और ऊपर से जो उसके सहयोगी व्यक्ति रहते हैं वह बीच बीच में मुट्ठी भर रेत अर्थात तो मिट्टी का बालू का है मुट्ठी मुट्ठी भर रेत टुकड़ा अंश ले करके उसका भाग ले करके और ऊपर से तेज गति से नीचे फेंकने का कार्य करते हैं। जब नीचे तेज गति से फेंकते हैं तो इससे क्या होता है कि ऊपर की ताज़ी हवा नीचे जाती है और नीचे की गर्म हवा को ऊपर लेकर के चली जाती है। अर्थात हवा का वेग जैसे जाता है तो गर्म हवा ऊपर आती है और ताज़ी हवा तो पल भर के लिए उनको राहत मिलती है। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहां की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताज़ी हवा नीचे फेंकाती है और गहराई में जो जमा दम घोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चिलवांजी के सिर पर लग सकते हैं, इसलिए वे अपने सिर पर कांसे पीतल या किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने होते हैं। कहता है कि जो ऊपर से मिट्टी का टुकड़ा उनके ऊपर फेंका जाता है, ढेर फेंका जाता है नीचे, तो पत्थर सकरा होने का अर्थात बहुत पतला होने के कारण उनको इधर उधर बचने की संभावनाएं कम होती है। तब वो कांस या पीतल के कुछ ऐसे अपने टोपी नुमा आकार का बनाया जाता है उनके लिए विशेष, और वो पहन करके नीचे जाते हैं कि इसके चोट को आदि न लग सके। कहते हैं कि पहने हुए हैं। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। कहते हैं जैसे जब थोड़ी एक राउंड की खुदाई या 1 फुट की खुदाई हो जाती है तो मिट्टी का ढेर उनके पैरों के पास जमा हो जाता है। तो ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है। तब कहते हैं कि ऊपर की रस्सी से एक डोल या बाल्टी अर्थात जो ऊपर उनके सहयोगी होते हैं वह रस्सी से बंधा कोई ऐसी छोटे मोटे पात्र जो होता है मिट्टी को भर करके ऊपर लाने के लिए नीचे गिराते हैं। मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत कंकड़ पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इन्हें ही चेलवांजी का सिर बचाएगा। कहते हैं कि अभी एक कारण है कि कभी कभार ऊपर खींचते समय उसमें मिट्टी का कुछ अंश या फिर कभी कभी बाल्टी या वो कंटेनर जिसमें मिट्टी भरा रहता है वही टूट करके गिर सकता है। इससे बचने के लिए कि उनके सर आदि पे गहरी चोट न पहुंचे वो ऐसे टोप का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि चेलवांजी यानी चेजारों कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग हैं।
कहता है चेलवांजी जो वर्ग अर्थात छेजारो जिनको लोग कहते हैं, वह कुएं की खुदाई करने के लिए एक विशेष योग्यता रखता है, एक विशेष, यह काम चेजा कहलाता है। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं, कुआं पुल्लिंग है, कुएं स्त्रीलिंग है। कहते हैं कुआं का ही एक छोटा समवर्ती रूप होता है, इसलिए इसकी कुएं की संज्ञा दी जाती है। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है, अर्थात जो उसकी लंबाई चौड़ाई जो होती है वो ऊपर का जो सिरा होता है उसी में छोटी है, लेकिन जो लंबाई नीचे तह में जो जाने का हिस्सा है जो अर्थात गहरान है वह दोनों का सेम होता है। गहराई में कुएं की कमी में कहीं भी से कमी नहीं की जाती। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज़्यादा होती है। कहते हैं राजस्थान में ऐसा देखने को मिलता है कि कुइयों की जो गहराई होती है वह कुछ स्थानों पर थोड़े पहले ही तो कुछ स्थानों पर थोड़ी बाद जा कर के जल मिलता है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कहता है कि कुएं से एक और समीकरण इसको पहचानने का, इसको जानने का और एक रूप में और देखा जाए तो वह इससे बहुत भिन्न है। कुआं भूजल के पानी के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जड़ता है। कहते हैं कुआं भूजल अर्थात नीचे जो धरती के नीचे जल होता है इसके सतह के लिए मिलता है, लेकिन वह इससे भिन्न है, वहां तक इसको नहीं ले जाया जाता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब वर्षा ही नहीं होती है। कहते हैं कुएं जब एक बार वर्षा हो जाती है या नहीं तो वर्षों वर्षों तक उस जल को वो अपने पास संग्रह कर लेती है, इतनी अद्भुत क्षमता पाई जाती है। तब भी जब वर्षा ही नहीं होती, यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी और न भूजल, यह तो नेत इनेत जैसा कुछ पेचीदा मामला है। कहते हैं कि ऐसा देखने को मिलता है कि नेत इनेत मीन्स होता है अंतहीन, जिसकी कोई सीमा न हो, कि ऐसा पेचीदा मामला कि जो कुछ भी नहीं दिखाई देता है और वहां से जल हमको मिलता है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। कहते हैं जहाँ दूर तक राजस्थान में आप दूर दूर तक देखेंगे तो आपको सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देगा। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, अर्थात यहाँ कितना हो भयंकर बारिश हो तो वह बहुत जल्द ही खत्म हो जाती है। वह सब कुछ वैसे पहले की तरह यथावत हो जाता है, उस पानी का आभास नहीं होता लगती है। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्रायः 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। जैसे आप कोयले की खदान वगैरह को देखा होगा आपने, तो परतें आपने देखी होगी, वैसे ही कोयले की अर्थात मिट्टी के ही आकार का एक ऐसा परत पाया जाता है। नीचे मिट्टियों का अपना अलग अलग सामंजस्य है और कई परतें पाई जाती हैं। तो नीचे एक खड़िया पट्टी पाई जाती है। यह पट्टी जहाँ भी है काफी लंबी चौड़ी है, पर रेत नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। लेकिन यह पट्टी कुछ क्षेत्रों में विशेष, खास करके राजस्थान में विशेष पाई जाती है और खड़िया पट्टी रेत के नीचे दबी होती है, इसलिए दिखती नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में बड़े बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। कहते हैं ऐसी पट्टी में ऐसी चीज़ों को जब कुएं या कुएं का निर्माण कर रहे होते हैं और अत्यधिक मात्रा में जब नीचे धरती की खुदाई होती है तब जाकर के उसका पता चलता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर वह प्रायः खारा होता है। कहते हैं बड़े कुओं में अगर 150-200 खुदाई हो जाए तो पानी प्रायः अक्सर ऐसा देखा जाता है कि निकल जाता है, लेकिन वह खारा पानी होता है, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता है। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती है। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किस क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है, अर्थात उनको अपने जमीन के चयन का, अर्थात जहाँ से कुएं का निर्माण करना होता है उसका उन्हें विशेष योग्यता होती है और उसके चयन में उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है
जो खारा पानी ऊपर से गिरता है वर्षा के रूप में, वह चूने वाली पट्टी के तह को अर्थात रेत से धीरे धीरे सिमट सिमट कर करके एक एक बूंद, जैसे सरसों से तेल निकाला जाता है और फिर खरी से तेल जैसे जैसे करके 1-2 बार 3-4 बार 5 बार डालने के पर एक एक बूंद उससे रिश्ता रहता है, वैसे बालू से एक एक बूंद रिश्ता रहता है और रिस कर करके धीरे धीरे नीचे जाता है और वो पट्टी की तह जा करके उसको प्यूरिफाई करने का कार्य करता है और वो पानी पे से साफ स्वच्छ हो जाता है और हमारे पीने की योग काम आने लगता है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरफ फैल जाता है और वो पूरे पानी तह जो होता है वह नीचे एक पूरा नमी बालू के कणों में आकर के पूरी तरह नमी फैल जाती है और बहुत बहुत दिनों तक बरकरार रहती है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम आती है। कहता है तेज बढ़ने वाले गर्मी में इस नमी को भाप बनकर उड़ने की आशंका बहुत ज़्यादा रहती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता देखने को मिलती है कि रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। अर्थात प्रकृति ने ऐसा अद्भुत बनाया हुआ है कि वहाँ जो रेत के कण होते हैं वे बहुत ही बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं। ये उनकी खासियत होती है कि अन्य जगहों पे जो मिट्टी के कण मिलते हैं आपस में चिपके रहते हैं, उनमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है, अर्थात जहाँ लगाव होता है वहीं अलगाव होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में खेत और आंगन की दरारें पड़ जाती हैं। ऐसा देखने को मिलता है कि रेत के कण बहुत पतले होने के कारण एक जहाँ मिट्टी आपस में जुड़ने का कार्य करती है वहाँ परस्पर अपनी जगह को छोड़ देती है, इसलिए वहाँ पे कुछ खाली टूट जाते हैं। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र गुजरात, मध्य प्रदेश हैं, महाराष्ट्र है, बिहार है, में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण जो आपस में चिपके रहते हैं वह धरती में खेत और आंगन में दरारें पड़ती है। अर्थात वह जैसे आपने किसी तालाब गए होंगे तो तालाब में आपने देखा होगा कि जब पानी सूख जाता है तब उसमें दरारें आ जाती है और दरारें फट कर करके वह हिस्सों हिस्सों में बंट जाते हैं। अर्थात उनमें लगाव होता है पहले, तब अब बिछड़ाव होता है और बालू के कणों में पहले से ही बिछड़ाव रहता है, इसलिए ऐसी कोई संभावना ही नहीं होती है, कभी वो नहीं फटता है। यही लेखक बताना चाहता है। अगले दिन फिर अगले अपने सेकंड लेक्चर में देखेंगे, द्वितीय व्याख्यान में। तब तक के लिए धन्यवाद।